हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहली बात तो ये 12th का चैप्टर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आपको मैग्नेटिज्म भी जाएगा और ईएमआई भी जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें तो ये चैप्टर असल में बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। तो कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है, उनको समझ में नहीं आते, कॉन्सेप्ट मिक्स होने लगते हैं, इधर से उधर होने लगते हैं। तो उसी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आपकी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाए। पार्ट वन में आपके ये सारे चैप्टर टॉपिक्स कवर होंगे, पार्ट टू में आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। पार्ट वन और पार्ट टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड है, लेकिन कैपेसिटर इसमें नहीं है। कैपेसिटर मैं एकदम अलग ही चैप्टर मानता हूँ, और उसके नोट्स भी आपको एकदम अलग ही चैप्टर की तरह मिलेंगे। इसमें इंक्लूडेड नहीं हो कैपेसिटर। अब अगर हम बात करें कवरेज की, तो लगभग आपका पार्ट वन जो है 60 to 65% लगभग आपका कवर अप कर देता है पूरा चैप्टर। और वहीं पार्ट टू लगभग आपका 35 to 40% लगभग कवर अप करता है। लेकिन इंपॉर्टेंस की बात करें तो पार्ट वन और पार्ट टू की दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। पार्ट टू की इंपॉर्टेंस लिए भी मैंने बताया क्योंकि इसमें गॉस लॉ और कंडक्टर आता है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर साल जेई मेंस प्लस एडवांस में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल ही जाएगा, गॉस लॉ और कंडक्टर। ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं, ये भी कंडक्टर के ऊपर ही बेस्ड है। चलिए अब नोट्स को देख लेते हैं। नोट्स की बात करें तो पहले हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा स्टार्ट किया। बिल्कुल बेसिक है, आपको मतलब पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, तभी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट ये चीज़ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपका बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में सीधे इसकी कई बार डेफिनेशन आ चुकी है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आईटीजी के लिए खाली आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, यहीं सबकी स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है हमारा। सबसे बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर हमने फ्री स्पेस का ये लिया हुआ है, ठीक है, वैक्यूम। तब मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, आगे हम मीडियम भी पढ़ेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फिजिक्स में ना मैथ्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है बेसिकली। विदाउट मैथ्स फिजिक्स इज नथिंग, विदाउट मैथ्स फिजिक्स इज नथिंग, जस्ट नथिंग। ओके, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें मैथ्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो फिजिक्स आती है बट अगर मैथ्स का ये फॉर्मूले नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो मैंने कोशिश की है जहाँ जहाँ आपके मैथ्स के फॉर्मूले लगते हो वहाँ मैंने मैथ्स के फॉर्मूले डाले हैं और लिख दिए मैथ्स के फॉर्मूले। लेकिन जो ये मैथ्स का फॉर्मूला आया कैसे है वो आप मैथ्स में पढ़ोगे। जैसे कि ये मैथ्स का ही फॉर्मूला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, काफ़ी पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, अभी तो फिलहाल नहीं आया। नेक्स्ट जो है चीज़ वो है, मैंने यहाँ की जगह लिखे हुए टाइप प्रॉब्लम्स। टाइप प्रॉब्लम मतलब ये है कि इस तरह के पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, बेसिकली ये टाइप है। इसके ऊपर मतलब आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ क्लियर करा हुआ है। जो दो मेन इक्वेशन यूज होने वाली है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये दो मेन इक्वेशंस हैं। अब इन दो मेन इक्वेशंस के ऊपर हमारे ये 6 वेरिएबल्स हैं। अब इन 6 वेरिएबल में कोई भी 4 या 5 वेरिएबल्स दिए होंगे, बाकी बचे वेरिएबल्स हमें निकालने होंगे। नेक्स्ट हमारा लामीज थ्योरम है, बेसिकली एक बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा वो बताया। अगर हम बात करें, ये पॉइंट आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा और कई जगह नहीं भी देखने को मिलेगा, बट आपको ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में फीड करके रखना है कि जहाँ पर भी Q1 Q2 लिखा जाएगा वो साइन के साथ होगा। कहीं भी आप चार्ज लिखो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको साइन के साथ लिखना है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइन के साथ, कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, ठीक है। कहीं पर भी आपको विदाउट साइन नहीं लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था मीडियम के लिए वो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, ये उसमें चेंज आता है। इंटीग्रेशन का यूज, मैथ्स का यूज बेसिकली फिजिक्स में वो बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है और आगे भी कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता रहेगा इनमें। और आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैकेनिक्स का भी यूज होगा इसमें, एसएचएम का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा इस चैप्टर में। आपका मैकेनिक्स का हमारा वर्क पर एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट्स में लगेंगे, और एसएचएम का हमारा टाइम पीरियड का इसमें पूछने की संभावना है। टाइम पीरियड कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपका टाइम पीरियड से रिलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड आपको पूछने आ सकता है। ओके, इंटीग्रेशन का ये भी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर कूलम्स लॉ, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर दूंगा डेरिवेशंस के ऊपर। अगर आप खाली जेई मीन्स की तैयारी कर रहे हो और आप डेरिवेशंस याद रखने में उतने अच्छे नहीं हो, यार डेरिवेशंस
नहीं याद रख सकते तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ना याद रखिए। अगर आप खाली जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप खाली फॉर्मूले याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत है, ठीक है। लेकिन आप खाली वे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। बट अगर आप मे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेरिवेशंस एग्जाम जरूर आपको करनी चाहिए, ओके। विदाउट डेरिवेशंस कई बार आपको मतलब कि डेरिवेशंस के ऊपर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये एक रिंग है, और कुछ मत समझ लीजिएगा इसको। मेरी ड्राइंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैं एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बस ये चीज़ आप मेन चीज़ को याद कर लीजिए, ओके। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ये एक बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बताया है, ये एक सर्कुलर आर्क के लिए है, वो हमेशा याद रखिएगा। रिंग के लिए मीन्स ये एक डिस्क के लिए वैलिड नहीं है, डिस्क के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ओके। ये एक रिंग के लिए फॉर्मूला है, सर्कुलर आर्क मीन्स। यहाँ मैंने इसको एग्जाम्पल लेके बताया। दिस इज ऑल्सो अ डिस्क, ओके। थोड़ा डायग्राम के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, बताना चाहूँगा डेरिवेशन। नाम बताना था कि एडवांस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, एडवांस में आ भी चुका है, थोड़ा चेंज करके। जैसे कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ली गई है, मैं यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे सकता हूँ सिग्मा आर। मीन्स जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सेंटर से, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो आपको डेरिवेशन उसके लिए पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एडवांस में आते हैं, मेंस में आने की संभावना बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे पे मतलब कई सालों से क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ही इजी सा बनता है। बहुत पहले आया करते थे, बट अभी कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे। इस पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनते हैं। ये बनते हैं कि 3-4 फिगर डायग्राम बने होते हैं, उसमें से आपको बताना होता है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम सही है। आपको ये सारे पॉइंट्स बस याद रखने हैं, उससे आपका आसानी सॉल्व हो जा सकता है। बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है वो खाली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है खाली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं होती। इसका मतलब ये है जैसे कि फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। एग्जाम्पल बता दो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स का यूज होगा इसमें। ये मैकेनिक्स का फॉर्मूला लिया गया हमारा वर्क बाय एनर्जी से, आप फिर वहाँ पढ़ेंगे। उसका यहाँ पर यूज़ है, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होगा मैकेनिक्स का। यहाँ पर वेलोसिटी पूछी जा रही है, यहाँ पर कई जगह मोमेंटम का भी इस्तेमाल होगा आपका, एंगुलर मोमेंटम के भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। ये जो NC2 लिखा है ये एक मैथ्स की चीज़ है, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, लेकिन ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाया जाएगा NC2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखिए, जैसे कि बताया था आपको, इंटीग्रेशन का बहुत इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जरूर मजबूत रखिएगा अपने। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहूँगा वो इसके ऊपर है, इस फॉर्मूले के ऊपर। अभी 2-3 साल पहले एक जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसे इसमें ये फॉर्मूला यूज होना था, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन यूज हो रहा है। ये इंटीग्रेशन का साइन कई बच्चे भूल जाते हैं। उन्होंने उस क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाया था फॉर्मूला V=ER, डायरेक्ट कुछ बच्चों ने लगा दिया था, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन का ये जो सिंबल, ये आपको फॉर्मूला लगाना था, इंटीग्रेशन उसमें यूज होना था, लेकिन कुछ बच्चों ने V=ER डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, उनका आंसर गलत हो गया था। तो ये चीज़ भूलने वाली चीज़ है, मतलब कि कुछ बच्चे भूल जाते हैं कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, तो ये याद रखिएगा थोड़ी सी चीज़ है। इक्विप पोटेंशियल सर्फेसेस एक कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट स्टिल इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल, ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके डेरिवेशंस आते रहते हैं, ओके। अभी 1-2 साल पहले मेरे ख्याल से अभी इसका पार्ट 2 से कंबाइन करके आया था, कंडक्टर के अंदर डायपोल रख दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ओके। दैट्स इट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लगातार ऐसे ही नोट्स आपके लिए लाता रहूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के नोट्स चाहिए। थैंक यू।